हाय गाइस, आज हमारा एक और छोटा सा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में शामिल है और वो है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला जानने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखते रहे। देखने के बाद कुछ सीखने को मिले तो चैनल शेयर करंट एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। अच्छा, केमिकल फार्मूला क्या है? केमिकल फार्मूला बेसिकली जब हम किसी भी केमिकल कंपाउंड को चाहे वो आयनिक हो या फिर मॉलिक्यूलर हो, आयनिक भी हो सकता है या फिर मॉलिक्यूलर भी हो सकता है, कंपाउंड को रिप्रेजेंट करे बाय सिंबल ऑफ their constituent atoms और एलिमेंट आप कह सकते हैं, इज नाउन एज केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है? जब हम किसी भी केमिकल कंपाउंड में हमारे पास शामिल है आयनिक कंपाउंड्स एज वेल एज मॉलिक्यूलर कंपाउंड को सिंबल से रिप्रेजेंट करें। किस चीज़ के सिंबल से? उसमें मौजूद एटम्स और एलिमेंट के सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो हमें क्या हासिल होता है? केमिकल फार्मूला। अच्छा, एक और बात यहाँ मेंशन करना लाजमी है, यहाँ रेशो भी है। बाय सिंबल ऑफ दियर कंस्टिट्यूट एटम with their ratio by mass is known as chemical formula। यानी केमिकल फार्मूला में सिर्फ हम सिंबल को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं बल्कि साथ साथ उनके जो रेशो है, रेशो बाय मास, वो भी जाहिर करते हैं या फिर लिखते हैं तो हमें क्या हासिल होता है? केमिकल फार्मूला हासिल होता है। अच्छा, फ़र्ज़ करें मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ 2-3 बातें मेंशन करूँगा। जैसा कि हमारे पास है एक कंपाउंड ग्लूकोज में हमें मालूम है 3 किस्म के एटम्स पाए जाते हैं या एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अच्छा, अब मैं डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। जब हम किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम्स के, जैसा कि ये एटम्स है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एटम्स को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करें। पूरा कार्बन लिखने के बजाय मैंने यहाँ सिर्फ C लिखा है, यहाँ हाइड्रोजन के लिए सिर्फ H लिखा है, यहाँ ऑक्सीजन के लिए सिर्फ ऑक्सीजन लिखा है, तो ये उनके क्या है? सिंबल है। कंस्टिट्यूट एटम्स विद देयर रेशो बाय मास प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। अच्छा, अब रेशो की बात आई। ग्लूकोज में जब हम देखते हैं तो कार्बन के 6 एटम्स है, हाइड्रोजन के 12 एटम्स है और ऑक्सीजन के 6 एटम्स है। अच्छा, बाय मास है ये, और बाय नंबर आप भी कह सकते हैं, बाय मास और बाय नंबर ऑफ एटम। अच्छा, यहाँ मैं कार्बन के साथ 6 लिखूंगा, रेशो की बात हो रही है। हाइड्रोजन के साथ 12 लिखूंगा, ऑक्सीजन के साथ 6 लिखूंगा, तो ये हमारे पास एक केमिकल फार्मूला हासिल हुआ। यहाँ हमने क्या किया? इस कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के सिंबल लिखे, और कैसे लिखे? विद दियर रेशो। इधर यहाँ हमने नंबर के लिहाज से रेशो लिखा है, यानी नंबर लिखा है। यहाँ अगर हम रेशो की बात करें तो ये हमारे पास आएगा, एक और तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ CH2O, जैसा कि मैं इसको काट सकता हूँ 6 कन 6, 6 कन 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ से हमें हासिल होगा ये फार्मूला। ठीक है,
CH2, ये भी एक फार्मूला है। अच्छा, एक और एग्जांपल यहाँ मैं मेंशन करूँगा, वो है वाटर की। वाटर डेफिनेशन को जहन में रखना है। वाटर का जो कंपाउंड आर मालिक्यूल है, ये दो किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल है। एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। अब डेफिनेशन की तरफ आओ। किसी भी कंपाउंड को, ये कंपाउंड है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें, सिंबल के साथ उसके अंदर जो मौजूद एटम्स है उनका सिंबल इस्तेमाल करें हम। यहाँ हाइड्रोजन के लिए H है, ऑक्सीजन के लिए O है। अच्छा, विद दियर रेशियो बाय मास और बाय नंबर प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड इज नाउन एज केमिकल फार्मूला। अब मुझे क्या करना है, दूसरा काम, कि इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन के जितने एटम्स मौजूद है और फिर ऑक्सीजन के जितने एटम्स मौजूद है उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तब हमें क्या हासिल होगा, केमिकल फार्मूला हासिल होगा। तो यहाँ मैं देखता हूँ हाइड्रोजन का 2 एटम है H2 और ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो अब हमें ये क्या हासिल हुआ, केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला। अब इसको मज़ीद हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ 1 1 और यहाँ 2 है, तो ये इसका कोई होल नंबर में सिंपलीफिकेशन नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये एक केमिकल फार्मूला है। ठीक है, ये था केमिकल फार्मूला। अब दूसरे डेफिनेशन में आपको यहाँ सिंपली कह सकता हूँ, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड इज नाउन एज केमिकल फार्मूला। ये भी आप कह सकते हैं, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, द सिंबॉलिक सिंबल्स है, किस चीज़ के सिंबल्स, एलिमेंट्स के, एटम्स के। जैसा कि हाइड्रोजन के लिए H है, ऑक्सीजन के लिए O है, हाइड्रोजन के लिए H है, कार्बन के लिए C है, वगैरह वगैरह। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंपाउंड is known as केमिकल फार्मूला। अच्छा, यह बात तो हो गई, यह डेफिनेशन थी। अब केमिकल फार्मूला को डिस्कस करना या फिर कंसेप्ट क्यों लाया हमने, इसकी वजह यह है कि बार बार एक कंपाउंड के पूरे नाम लिखने की बजाय हमें उनको सिंबल से रिप्रेजेंट करना आसान होता है। जैसा कि यहाँ ग्लूकोज के लिए हमने सिर्फ CHO लिखा है, इसी तरह वाटर के लिए वाटर लिखने की बजाय हमने सिर्फ H2O लिखा है। तो केमिकल फार्मूला बनाने का मकसद क्या है, ताकि हमें आसानी हो, वक्त बच जाए और उसके साथ साथ हमारे इंक भी बच सकती है। ये केमिकल फार्मूला की मकसद है, मतलब डिस्कस करने की, फिर कंसेप्ट लाने की मकसद क्या है, क्या केमिकल फार्मूले से हमें पूरे कंपाउंड का नाम लिखने की बजाय सिर्फ सिंबल लिखना होता है, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी बचता है और साथ साथ एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, और याद रखने में भी आसानी होती है। यह था केमिकल फार्मूला। अब इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। बेसिकली केमिकल फार्मूले की 3 टाइप्स होती है। बेसिकली केमिकल फार्मूले की 3 टाइप्स होती हैं। एक को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं, दूसरे को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं और तीसरे को फार्मूला यूनिट कहते हैं। फार्मूला यूनिट फार्मूला। अच्छा, पहला जो टाइप है यह है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा है एम्पिरिकल फार्मूला और एक्सपेरिमेंटल फार्मूला भी आप कह सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला और तीसरा है फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट। ठीक है, अच्छा ये क्या है, अब 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ आते हैं ताकि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला को समझने में भी आसानी पैदा हो जाए। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है,
empirical formula, that type of chemical formula which show simplest ratio, simplest whole number of ratio, simplest whole number of ratio of an atom present in a compound, present in a compound। यानी ये वो फार्मूला है जो किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जाहिर करता है, होल नंबर जाहिर करता है। रेशियो से मुराद है कि फ़र्ज़ करें यहाँ हमारे पास है क्या, ग्लूकोज का एक कंपाउंड है और उसके अंदर जो एटम्स है 3 टाइप के हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ कार्बन के 6 एटम्स मौजूद है, हाइड्रोजन के 12 है और ऑक्सीजन के 6 एटम्स है। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सिंपलेस्ट होल नंबर यानी एम्पिरिकल फार्मूला केमिकल फार्मूले का वो टाइप है जो सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ एटॉमिक रेशियो, सॉरी यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ लिखी है। केमिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला केमिकल फार्मूले की वो टाइप है जो किसी भी फार्मूले के अंदर मौजूद एटम्स का सिंपलेस्ट रेशो शो करता है एटम्स का, उसे हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। जैसा कि यहाँ हमारे पास एक कंपाउंड है ग्लूकोज। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 6 एकन 6, 6 दूनी 12 और ऑक्सीजन 6 एकन 6। तो इसका फार्मूला बनेगा हमारे पास CH2O। यह सिंपलेस्ट हो गया। क्यों? अब मज़ीद इसको नहीं काट सकते हैं। वजह यह क्या है कि मज़ीद अगर इसको हम काटे तो फिर डेसिमल पॉइंट में रेशो जाएगा और डेसिमल पॉइंट में रेशो नहीं लेना है बल्कि होल नंबर में लेना है। तो इसलिए ये इसका फाइनल एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा। ठीक है। इसी तरह हमारे पास है वाटर H2O। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। क्यों? अगर मज़ीद हम इसको करना चाहें तो फिर क्या होगा, डेसिमल पॉइंट में जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ करके दिखाता हूँ ताकि समझ आ जाए। 2 एकन 2 H 2 एकन 2 तो 1 आएगा और ऑक्सीजन का 2 से 1 को 2 पर डिवाइड करो तो हमारे पास आएगा 0.5। तो यानी ये हमारे पास रेशो आया 1:0.5 जो कि डेफिनेशन के मुताबिक गलत है। क्योंकि हमने कहा है डेफिनेशन में कि सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ रेशो लाना है, तो यहाँ होल नंबर नहीं बल्कि डेसिमल पॉइंट में जाता है। इसलिए इसका जो ये फार्मूला बनेगा H1 और O 0.5 ये गलत होगा। सही क्या है, H2O इसका फाइनल एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा। ठीक है। अब मैं आता हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूले की तरफ। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? That chemical formula which show actual number of atom, which show actual number of atom present in a molecule, present in a molecule or compound। आप कंपाउंड भी लिख सकते हैं। यानी ये वो फार्मूला है जो किसी भी कंपाउंड और मॉलिक्यूल के अंदर मौजूदा एटम्स की एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जाहिर करता है, उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। और जैसा कि हमारे पास इधर एग्जांपल में ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन के एटम है और ऑक्सीजन के 6 एटम है। तो ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इसी तरह वाटर का हमारे पास है H2O, ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्योंकि यहाँ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम शो करता है। अब हमें मालूम कैसे हुआ कि ये एक्चुअल नंबर है? ये हम थ्रू एक्सपेरिमेंट मालूम कर सकते हैं कि क्या वाकई इसके अंदर 6 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है और इसी तरह यहाँ वाटर में 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ये थ्रू एक्सपेरिमेंट हमें मालूम होता है। अच्छा, ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला बाज़ औक़ात बुक वाला पूछता है या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला दिया होता है और हमसे पूछा जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला के मुताबिक। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा मालूम होता है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है मॉलिक्यूलर
फार्मूला बराबर होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, अगर एम्पेरिकल फार्मूला हमें गिवन हो और साथ n का वैल्यू भी हमें मालूम हो जाए तो हम उस मालिक्यूल का मालिक्यूलर फार्मूला हासिल कर सकते हैं। अब n कैसे मालूम हो जाएगा? n के लिए n हम हासिल कर सकते हैं इसी तरह। देखें, मालिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n टू एम्पेरिकल फार्मूला वेट। ठीक है, अब दो टर्म्स यहाँ नहीं आई है। एक मालिक्यूल का जो वेट होगा उसे हम मालिक्यूलर वेट कहते हैं। जैसे कि हमारे पास वाटर है, वाटर का एक मालिक्यूल का वेट 18 AMU है। ठीक है, और एम्पेरिकल फार्मूला वेट क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूला का जो वेट होगा वही क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूला वेट होता है। जैसा कि हमारे पास वाटर का तो 18 आता है, जबकि इसका यहाँ ग्लूकोज का हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला वेट आता है कार्बन 12, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16। यह हमारे पास आता है कितना? 30। हमारे पास आता है 30। ठीक है, 30 AMU ये होगा एम्पेरिकल फार्मूला वेट। अच्छा, एम्पेरिकल फार्मूला वेट इधर से हम n का वैल्यू हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से n हमारे पास हासिल होगा n इज इक्वल टू मालिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला वेट। ठीक है, इस तरह हम n हासिल कर सकते हैं और n हासिल करके फिर हम मालिक्यूलर फार्मूला को हासिल कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर आप इधर इनमें से आप कर सकते हैं आसानी से। यहाँ मुझे करने में थोड़ा वक्त लगेगा, मतलब वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता हूँ, सो आप खुद करें। अच्छा, एक और मसला है, बाज़ औक़ात n जो है हमें मालूम करने के लिए एक और फार्मूला मिलता है, यानी n इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अच्छा, वेपर डेंसिटी कहाँ से आएगा? ये क्वेश्चन वाला खुद गिवन दे देगा कि इस कंपाउंड का वेपर डेंसिटी इतना है और आप इसका मालिक्यूलर फार्मूला फाइंड करें। तो इसके लिए हमें क्या, और साथ एम्पेरिकल फार्मूला भी वो खुद दे देगा। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला दे देगा, अच्छा साथ वेपर डेंसिटी देगा और हमें हमसे कहेगा कि मालिक्यूलर फार्मूला आप फाइंड करें। तो हम इस तरह करेंगे कि n इज इक्वल टू n फाइंड करने के लिए 2 इंटू वेपर डेंसिटी करेंगे, तो हमारे पास n का वैल्यू आएगा। n का वैल्यू फाइंड करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एम्पेरिकल फार्मूला से, तो ये हमारे पास आएगा क्या? मालिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अच्छा, अब होता कुछ यूँ है कि बाज़ मालिक्यूल ऐसे हैं जिनका मालिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला बराबर है, मतलब सेम है, और बाज़ मालिक्यूल और कंपाउंड ऐसे हैं जिनका मालिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला मुख्तलिफ है, लाजमी नहीं है, हो सकता है बराबर हो सकता है डिफरेंट हो। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल फार्मूला है वो हमारे पास क्या है? मालिक्यूलर फार्मूला है, जबकि जो एक्सपेरिमेंटल और फिर एम्पेरिकल फार्मूला है ये एनालिसिस के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब कभी कोई नया कंपाउंड डिस्कवर होता है तो उसको एनालिसिस करने के लिए हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ वहाँ से हमें ये हासिल होता है, हासिल करने के बाद फिर हम उस मालिक्यूल का मालिक्यूलर फार्मूला फाइंड करते हैं। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला की मदद से। अब हमारे पास है फार्मूला यूनिट मास। फार्मूला यूनिट मास ये क्या है? फार्मूला यूनिट मास इंक ख़त्म हो गई, मैं दूसरा मार्कर लाता हूँ। ये है द स्मॉलेस्ट repeating units of an ionic compound
is known as फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट क्या होता है? किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर रिपीट होने वाली, बार बार रिपीट होने वाली सबसे जो छोटी यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट कहते हैं। जैसा कि मेरे पास है सोडियम क्लोराइड का एक सिंपल है, यहाँ ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब मैं इसको देखता हूँ तो दो यूनिट्स ऐसी है जो बार बार रिपीट होती है, Na और Cl, Na और Cl, इधर Cl Na Cl Na और इधर Na Cl Na और ये Cl, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी इस तरह है, यहाँ भी इस तरह है। मतलब ये है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के सिंपल में वो यूनिट यानी स्मॉलेस्ट भी हो और बार बार रिपीट भी हो तो ऐसे यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो ये क्या है? अब एक स्मॉल यूनिट है जो बार बार रिपीट होती है, इधर भी होगी, इधर भी होगी और साथ साथ इधर भी होगी, बिल्कुल यहाँ भी इसी तरह ये रिपीट होगी, यहाँ भी रिपीट होगी, यहाँ भी रिपीट होगी, यूं यूं नीचे आखिर तक ये रिपीट होता जाएगा। तो ऐसे यूनिट को हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट कहते हैं। और फार्मूला यूनिट हमेशा याद रखिए दो चीज़ों पर मुश्तमिल होगा, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा नेगेटिव आयन। यह हमेशा आयन्स पर मुश्तमिल होता है, आयन्स पर मुश्तमिल होता है और आयन्स में एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव आयन होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन। अच्छा, अब यहाँ जो आयन्स है ये दोनों टाइप्स की हो सकती है, ये भी याद रखें। एटॉमिक आयन भी हो सकती है, एटॉमिक आयन, और फिर मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ एटॉमिक आयन में सोडियम प्लस यानी सोडियम पॉजिटिव आयन प्लस एंड क्लोराइड नेगेटिव आयन, ठीक है, ये एटॉमिक आयन्स है। और इस तरह मॉलिक्यूलर आयन में हमारे पास है यहाँ देखो NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये एक कंपाउंड बनाते हैं NH4OH यानी एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल बना, ये एक क्या बनाता है? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं जो कि दो आयन्स पर मुश्तमिल है, मॉलिक्यूलर आयन्स है, एक एमोनियम आयन, दूसरा हाइड्रोक्साइल आयन है, ठीक है। तो फार्मूला यूनिट्स क्या होती है? फार्मूला यूनिट्स किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट कहते हैं। जैसा कि ये एक हमारे पास सिंपल है किस चीज़ का? आयनिक कंपाउंड का। और यहाँ हम देखते हैं तो सोडियम और क्लोराइड के जो आयन है बार बार रिपीट होती है, तो इसको हम एक सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहेंगे? फार्मूला यूनिट कहेंगे। अच्छा, मतलब ये हुआ कि फार्मूला यूनिट हमेशा आयन्स पर मुश्तमिल होती है और आयन्स हमें मालूम है एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। तो यहाँ फार्मूला यूनिट में हम कह सकते हैं कि हमेशा एक पॉजिटिव आयन होगी, एक नेगेटिव आयन होगी। अब जो आयन्स होंगी ये दोनों तरह की हो सकती है, एटॉमिक भी हो सकती है और मॉलिक्यूलर भी हो सकती है। एटॉमिक में हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, इसी तरह बहुत सारे और भी है, बार बार मेंशन करना यहाँ टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगा। और मॉलिक्यूलर आयन में हमारे पास है NH4OH नेगेटिव, ये एक कंपाउंड बनाती है एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्या है? आयनिक कंपाउंड है, या फिर इसको हम क्या कहेंगे? अब इसको ये क्या हो गई? ये फार्मूला यूनिट हो गई, ठीक है, फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट। और यहाँ सोडियम क्लोराइड क्या हुई है? एक सोडियम क्लोराइड, ये फार्मूला यूनिट हो गई, फार्मूला यूनिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ मॉलिक्यूलर है, यहाँ एटॉमिक है, यहाँ मॉलिक्यूलर है, ठीक है। अब लास्ट बात मेसेज के बारे में, एम्पिरिकल फार्मूला में इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला वेट कहेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला में इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला वेट कहते हैं, याद रखना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट
और इसी तरह फार्मूला यूनिट मास को हम क्या कहेंगे? फार्मूला यूनिट वेट कहेंगे, फार्मूला यूनिट वेट। यानी इनका मैसेज सिंपल जमा करना है। जैसा कि यहाँ सोडियम का 23 से क्लोरीन 35 से आपस में ऐड होगा, इसी तरह यहाँ नाइट्रोजन 14 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 16 है, हाइड्रोजन 1 है। इसको जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? फार्मूला वेट आएगा। और वाटर का हमारे पास ये मालिकुलर होगा H2O, 2 हाइड्रोजन के है, 16 ऑक्सीजन के है। ये आपस में हमें मिलेगा मालिकुलर वेट मिलेगा, और साथ साथ आप एम्पिरिकल फार्मूला वेट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो एग्जाम्पल पिछले हमने इस टॉपिक में किए हैं मालिकुलर फार्मूला वेट और फिर एम्पिरिकल फार्मूले में, तो वहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक था एम्पिरिकल फार्मूले के लिहाज से, केमिकल फार्मूले के लिहाज से। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल शेयर करंट एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और उम्मीद है आइंदा भी बहुत कुछ सीखने को इस चैनल पर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आसिफ जान।